बच्चों, आज हम प्रायिकता का अध्ययन करेंगे। आपने अपनी पूर्व कक्षाओं में प्रायिकता क्या होती है इसके बारे में पढ़ा। आप सब जानते हैं प्रायिकता किसी घटना के अनिश्चितता की माप होती है। आपने किसी यादृच्छिक प्रयोग में किसी घटना की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए सूत्र भी पढ़ा है, और वह होता है किसी भी घटना की प्रायिकता PE = NE/NS, यानी मीन्स उस घटना E के फेवर में केस और NS मीन्स सैंपल स्पेस में। बच्चों, जब हम किसी घटना की प्रायिकता ज्ञात करते हैं तो 10वीं क्लास में पढ़ा आपने और 11वीं क्लास में पढ़ा, उसमें जो हमने सूत्र लगाया था प्रोबेबिलिटी ऑफ E = NE/NS। आज हम इस बात का अध्ययन करेंगे कि जब हमारे पास दो घटनाएं दी हो तो उसमें से जब एक घटना घट चुकी हो तो तब उस स्थिति में क्या उस घटना के घटने का दूसरी घटना की प्रायिकता पर प्रभाव पड़ रहा है या पड़ता है या नहीं पड़ता है। यदि प्रभाव पड़ता है तो ऐसी स्थिति में उस घटना की प्रायिकता को हम प्रतिबंधी या स्वप्रतिबंध प्रायिकता कहते हैं। अब स्वप्रतिबंध प्रायिकता के लिए सूत्र कैसे प्राप्त किया गया है या उसके न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करेंगे, एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। दो पाशे एक साथ फेंके जाते हैं, उनके ऊपरी फलक पर आए अंकों का योगफल 9 आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। जबकि पहले पासे के ऊपरी फलक पर 6 का अंक। आप देख पा रहे हैं जब दो पासे को उछाला जाता है तब हमारे पास में सैंपल स्पेस में अवयवों की संख्या 36 आती है, और जब दो पासे को फेंका जाता है सैंपल स्पेस में पहले पासे पे 1 1 या 1 2 या 1 3 या 1 4 या 1 5 या 1 6 ऐसा है। या अगर पहले पासे पे 2 आया तो उसके साथ 2 2 अप टू 2 6। इसी प्रकार हो सकता है यदि पहले पासे पर 3 आया तो 3 के साथ 1 हो सकता है, 3 के साथ 2 हो सकता है, 3 के साथ 3 हो सकता है, 3 के साथ 5 हो सकता है, 3 के साथ 6 हो सकता है। ऐसे ही 4 के साथ 1, 4 के साथ 2 अप टू 4 के साथ 6 आ सकता है। 5 के साथ 1, 5 के साथ 2 अप टू 5 के साथ 6 आ सकता है। ऐसा ही 6 के साथ 1, 6 के साथ 2 अप टू 6 के साथ 6 आ सकता है। यानी हमारे पास में सैंपल स्पेस में कुल आप सब देख पा रहे हैं कि अवयवों की संख्या कुल 36 है, यानी NS = 36 का। अब यहाँ दो घटना हमारे पास में। पहली घटना है अंकों का योगफल 9 आने की घटना। इसमें से हम पहली घटना को हम E मान ले रहे हैं। अंकों का योगफल 9 होना। अब देखते हैं कि अंकों का योगफल 9 कहाँ कहाँ हो सकता है। आप देख पा रहे होंगे 3 6 है और 6 3, यहाँ पे 6 3 आएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि पासों के जो दोनों अंकों का योगफल, बाकी कहीं पर भी हमारे पास 9 नहीं आएगा, यानी इसके फेवर में केस है हमारे पास में 3 6 और 6 3। दूसरी घटना उसको हम F से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वह घटना है कि पहले पासे के ऊपरी फलक पर 6 का अंक आना। पहले पासे के ऊपरी फलक पर
6 का अंक। अब ये घटना कौन कौन सी है, सैंपल स्पेस में जा रहे हैं हम लोग, और वो घटना 6-1 से लेकर के 6-6 तक की है। 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5 और 6-6। अब 11th क्लास में वापस जाए तो यदि अंकों का योगफल 9 होने की यदि हमें प्रायिकता निकालनी है तो आप देख पा रहे हैं ई में के फेवर में 2 केस है। एनएस का मान 36 दिया है तो हमारे पास में अंकों का योगफल 9 आने की प्रायिकता हो जाएगी 2/36 मीन्स 1/80। यदि पहले पासे के ऊपरी फलक पर 6 का अंक हो, अगर इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है तो बड़े आसानी से हम, चूंकि यानी एफ का मान कुल फेवर में केस 6 है, यहाँ फिर जाएंगे हम लोग एफ के लिए लिखेंगे इस फॉर्मूले को, और 6/36 में 1/6 घटना एफ की प्रायिकता हो जाएगी। परंतु आज हम इस बात का अध्ययन कर रहे हैं कि जब एक घटना घट चुकी है तब क्या दूसरी घटना की प्रायिकता पर उसका कोई प्रभाव पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। आइए, हमें चूंकि घटना ई की प्रायिकता ज्ञात करनी है जबकि घटना यह वाली घट चुकी है, जबकि घटना यह घट चुकी है, यानी पहले पासे के ऊपरी फलक पर 6 का अंक आ चुका है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जब घटना ई की प्रायिकता ज्ञात करने जाएंगे उस समय हमारे लिए सैंपल स्पेस के इस 36 नंबर्स में से ये नंबर हमारे कोई काम के नहीं रह जाएंगे। बताइए, यदि आपको अंकों योगफल 9 चाहिए तो क्या पहले पासे पर, चूंकि घटना घट चुकी है, कौन सी घटना घट चुकी है, पहले पासे पर 6 का अंक होना चाहिए। क्योंकि यहाँ इन घटनाओं में पहले पासे पर 6 का अंक है ही नहीं, ऐसी स्थिति में हमारा सैंपल स्पेस जो यस है यह यस न रहकर जो घटना यफ है वो हमारा सैंपल स्पेस बनेगा। यानी ऐसी स्थिति में सैंपल स्पेस रिड्यूस होकर एक नया सैंपल स्पेस जो कि उस यस का ही सबसेट है और वह घटना यफ है, वह हमारे इस घटना के लिए सैंपल स्पेस का कार्य। तो अब हमारे पास में यफ जो घटना है वह सैंपल स्पेस का कार्य करेगी। अब हम ये देखते हैं कि घटना ई के फेवर में कौन सा केस है। ई के फेवर के लिए अगर घटना ई की सिर्फ प्रायिकता ज्ञात करनी है तो फेवर में केस 2, परंतु आप सब देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक ही केस ऐसा है, अंकों का योगफल 9 आ रहा है, परंतु एक ही केस ऐसा है कि जिसके पहले पासे पर 6 का अंक है। तो ऐसी स्थिति में घटना ई की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए जबकि घटना यफ दी हुई है, ऐसी स्थिति में ई के फेवर में केस वह होगा जो कि ई में भी आ रहा है और जो कि इस सैंपल इसमें जो रिड्यूस होकर हमारे पास में आ रहा है, मींस एफ में भी आ रहा है, वह घटना हमारे पास में ई के फेवर की कहलाएगी। यानी ई इंटरसेक्शन एफ के जो अवयव है वह आज इस क्वेश्चन के लिए, मींस इस प्रायिकता के लिए हमारे पास में फेवर में केस बनेगा ई इंटरसेक्शन एफ, और वह है सिर्फ एक है, वह है 6-3 जो दोनों में आ रहा है। यानी जब हमें घटना ई की प्रायिकता ज्ञात करनी है, जब घटना यफ दी है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ से, ई बाई एफ से। यानी इसको पढ़ा जाता है कि ई की प्रतिबंधी प्रायिकता जबकि घटना यफ घट चुकी है। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं कि घटना ई की प्रायिकता ज्ञात करनी है जबकि घटना यफ घट चुकी है। ऐसी स्थिति में हमारे पास जो फेवर में जो केस होगा वह है नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, और जो सैंपल स्पेस टोटल नंबर ऑफ जो केस आएगा वह आएगा एन एस नहीं आएगा, वह आएगा हमारे पास में एन एफ। यदि हम पूरे इसमें अंश में भी और हर में भी एन एस का भाग दे दें, एन एस का यदि हम भाग दे दें, ऐसी स्थिति में आप देख पा रहे हैं यह है हमारे पास में अंश में जो दिख रही क्वांटिटी, यानी इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एस, मींस यह है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ
और यह है हमारे पास में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। और यही हमारे पास में सूत्र बनता है किसी भी घटना की प्रतिबंधी प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ मीन्स ई की प्रतिबंधी प्रायिकता जबकि घटना यह घट चुकी है, ऐसी स्थिति में हमारे पास सूत्र होता है इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। बच्चों, आप प्रतिबंधी प्रायिकता में ऐसी यह ध्यान रखना कि जब हमें ई की प्रायिकता ज्ञात करनी है जबकि घटना यह घटित हो चुकी है, उसमें हमें यानी ई के जो सिर्फ ई के फेवर के केस काम नहीं आते, उसमें फेवर में केस काम आते हैं ई इंटरसेक्शन एफ के। और जो टोटल नंबर ऑफ केस है वह हमारे पास में किसका काम आता है? घटना एफ का। तो यह सूत्र बना हमारे पास में प्रतिबंधी प्रायिकता, यानी जब एक घटना के घटने से जब दूसरी घटना की प्रायिकता पर प्रभाव पड़ता है तो उस प्रायिकता को हम प्रतिबंधी प्रायिकता कहते हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल फिर से वाच करें। यह सूत्र हमारे लिए कंडीशनली प्रोबेबिलिटी का यह सूत्र हमारे लिए काम आएगा। अब देखिए, एक परिवार में दो बच्चे हैं। कितने बच्चे? दो। यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात करनी। एक चीज आप ध्यान रखना कि जिस घटना की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है उसे आप सामान्यतः चूंकि हमने फॉर्मूला PE अपॉन F से रिप्रेजेंट किया है, तो जिस घटना की प्रायिकता ज्ञात करनी है उसको आप हमेशा E से रिप्रेजेंट करना और जो घटना घट चुकी है उसको F से। अभी हमने जैसे समझा है, तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल के लिए आप वाच कर पा रहे हैं। सबसे पहले चूंकि उस परिवार में दो बच्चे हैं तो सैंपल स्पेस में अवयवों की संख्या कितनी आएगी? चूंकि दो बच्चे, यदि हम बॉयज को, लड़के को B से रिप्रेजेंट करें और लड़की को G से रिप्रेजेंट करें, तब सेंटेंस में अवयवों की संख्या अब क्या है? चूंकि परिवार में दो बच्चे तो दोनों बच्चे या तो बॉय हो सकते हैं या पहला लड़का या दूसरी लड़की हो सकती है, या दूसरी लड़की पहली लड़की या दूसरा बॉय हो सकता है, या दोनों लड़कियां हो सकती है। यानी सैंपल स्पेस में कुल 4 है। अब आइए आपको किस बात की प्रायिकता ज्ञात करनी है? दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात करनी। हम मान लेंगे घटना की दोनों बच्चों के लड़का होना, दोनों बच्चों का लड़का होना। चलिए, इसमें कौन सी घटना है? दोनों बच्चों के, दोनों बच्चे लड़के हैं, वह सिर्फ एक घटना है, वह है बेबी। घटना F, घटना F। घटना कौन सी घटित हो चुकी? यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है, तब ये घटना मानेंगे बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है। अब ऐसी स्थिति में बताइए फेवरेबल केस कौन सा है? सैंपल स्पेस में कम से कम एक बच्चा लड़का। इसका मतलब कम से कम एक का मतलब एक या एक से अधिक बच्चे, एक या एक से अधिक बच्चे, यानी दोनों बॉय हो सकते हैं, या एक बॉय एक गर्ल हो सकता है, या एक गर्ल पहली गर्ल और दूसरा बॉय। ये कौन सी घटना होगी? कम से कम एक बच्चे के लड़का होने की घटना। अब हमें क्या ज्ञात करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन F ज्ञात करना है। यानी दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता, जबकि बच्चों में कम से कम एक बच्चा क्या है?
लड़का है। तो सबसे पहले ये सूत्र आप सबके पास दिखा है, आपको दो प्रॉपर्टी ज्ञात करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे जैसे ई मिला है और एफ प्राप्त हुआ है, हम ई इंटरसेक्शन एफ ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए इन दोनों में कौन सी घटना कॉमन दिख रही है, वो है बी। जैसे ज्ञात होगा, आप सबसे पहले हम लोग देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ज्ञात करेंगे, जो होगा नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एस। नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आप देख पा रहे हैं एक घटना है, अपॉन एस में आप देख पा रहे 4, तथा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ज्ञात कर लेंगे, यानी नंबर ऑफ एफ अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ एफ आप देख पा रहे हैं, एफ में कुल अवयव कितने हैं, 3 है, और एस में 4। ये आपने दोनों प्रोबेबिलिटी निकाली। अतः दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता, जबकि कम से कम एक बच्चा लड़का है, वो हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ इसे करना है। ये दोनों नंबर्स हमारे पास उपलब्ध हो चुके हैं, हमें कैलकुलेट कर चुका है। वैल्यू शिफ्ट करेंगे 1/4 अपॉन 3/4 इज इक्वल टू 1 अपॉन, यह हमारे पास में आंसर आ जाएगा। यह कहलाती है हमारे पास में प्रतिबंधी प्रायिकता। जब हमने यानी हम यहाँ यह देख पा रहे हैं, जब एक घटना घटित हो रही है तो जब उसके घटित होने से दूसरी घटना की प्रायिकता पर प्रभाव पड़ रहा है, परंतु हमारे पास ऐसी घटनाएं भी है, जब एक घटना के घटने का जब दूसरी घटना की प्रायिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, इसको अब हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। और वो कॉन्सेप्ट जाएगा, अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास में स्वतंत्र घटना है। उसके पहले हम प्रायिकता के गुणन नियम की चर्चा करेंगे। प्रायिकता का गुणन नियम क्या होता है? प्रायिकता का गुणन, प्रायिकता के गुणन नियम की हम चर्चा करेंगे। मान लो हमारे पास में दो घटनाएं दी हो, ई तथा एफ। अभी हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ यानी ई की प्रतिबंधी प्रायिकता, जबकि घटना एफ घटित हो चुकी है, उसका फॉर्मूला हमारे पास में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोब ऑफ एफ था। इसको जब हम चालू करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि यह इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू, हमारे पास आ रहा है प्रोब ऑफ एफ इनटू प्रोब ऑफ ई अपॉन एफ। ये पहला नंबर आया हमारे पास, यानी हमने प्राप्त किया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन। बच्चों इसी प्रकार जब हम घटना एफ की प्रतिबंधी प्रायिकता, जबकि घटना ई घट चुकी है, चलिए इसी सूत्र की सहायता से हम इस की प्रायिकता लिखते हैं। तो क्या आएगा बताइए, पी एफ इंटरसेक्शन ई मीन्स ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में एफ था, अब अपॉन में ई है, तो प्रोब ऑफ ई। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसी प्रकार से, तो आपको पास क्या मिलेगा, यह नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू, यह यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई। यह सेकंड नंबर आप देखिए, फर्स्ट एंड सेकंड, अतः एक तथा दो से आप वाच कर पा रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इनटू
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई, और यही कहलाता है प्रायिकता का गुणन नियम। यही कहलाता है प्रायिकता का गुणन नियम, अर्थात किसी भी दो घटनाओं के एक साथ घटित होने की प्रायिकता, उसमें से किसी एक घटना की प्रायिकता तथा दूसरी घटना की प्रतिबंधित प्रायिकता के गुणन के बराबर, यह कहलाता है प्रायिकता का गुणन नियम। अब इसके बाद हम लोग स्वतंत्र घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। स्वतंत्र घटनाएं, अभी हमने जब प्रतिबंधित प्रायिकता पढ़ा तो एक घटना के घटित होने पर जब हमने दूसरी घटना की प्रायिकता निकाला तो वहां पे प्रभाव पड़ा। अब हम देखते हैं ऐसी कुछ घटनाएं हमारे पास उपलब्ध है। वाचिए, एक पाशे को एक बार उछाला जाता है, एक पासा है, एक बार उछाला गया, पासे पर प्राप्त संख्या 3 का अपवर्त है। एक घटना, कौन सी घटना है? पहली घटना हमारे पास में नोट डाउन है इस एग्जाम्पल में, पासे पर प्राप्त संख्या 3 का अपवर्त है, तो इस घटना को हम ई लेंगे। देखिए घटना ई, क्या है? पासे पर प्राप्त संख्या प्राप्त संख्या 3 का अपवर्त। इसका तात्पर्य इसमें कौन कौन से है? पहली बात देखिए, पासे को फेंका जा रहा है, सैंपल स्पेस यस में कुल अवयव कौन कौन से आएंगे? 1 2 3 4 5 एंड 6। इसका तात्पर्य है यानी यस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6। 3 का अपवर्त होना, इसमें 3 के अपवर्त कौन कौन सी संख्या है? वो है 3 एंड 6। यानी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे यानी ई इज इक्वल टू 2। अब आगे बढ़ते तथा दूसरी घटना उसको हम एफ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। पासे पर प्राप्त संख्या सम है एफ। घटना एफ, पासे पर प्राप्त संख्या कैसी? सम है। इसका मतलब सम संख्या कौन सी? जैसे सैंपल स्पेस में सम संख्याएं हैं, 2 है, 4 है और 6 है। इसका मतलब यानी एफ इज इक्वल टू कितना हो गया? 3। चलिए अब हम घटना ई की प्रायिकता ज्ञात करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी ई अपॉन एन एस। यानी का मान है 2, एन एस का मान है 6, मीन्स 1/3। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ, यानी फिर से हम ई की प्रतिबंधी प्रायिकता याद कर रहे हैं जबकि घटना एफ घटित हो चुकी है। तो अब चलिए इसका सूत्र बताइए। अभी हम सूत्र लिखा ही हुआ है आपके पास में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो चलिए इंटरसेक्शन एफ निकाल लेते हैं। ई इंटरसेक्शन एफ क्या है बताइए? जो घट ई में भी हो और एफ में भी, कौन सी घटनाएं होगा? 6 नजर आ रही है हमारे पास में, यानी therefore number of E intersection F is equal to 1। इसका मान, इसकी प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ E intersection F अपॉन NS अपॉन नंबर ऑफ F अपॉन NS। चलिए नंबर ऑफ E intersection F 1, नंबर ऑफ S 6 अपॉन नंबर ऑफ F 3 और NS 6, यानी उत्तर कितना आ गया? 1/3। आप देख पा रहे हैं क्या मिल रहा है आपके पास रिजल्ट? प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू
प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन F, यानी घटना F के घटित होने पर घटना E की प्रायिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यानी क्योंकि दोनों के मान हमारे पास में 1/3 आ रहे हैं। घटना E की प्रायिकता 1/3 है, घटना E की प्रतिबंधी प्रायिकता जबकि घटना जब घटित हो चुकी है वह भी कैसा उत्तर आ रहा है 1/3। ऐसी स्थिति में यह घटना है हमारे पास में स्वतंत्र घटना, इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहलाते हैं। यदि एक घटना के घटित होने पर दूसरी घटना की प्रायिकता पर प्रभाव पड़ रहा है तो वह परतंत्र घटना है, और प्रभाव नहीं पड़ रहा है तब ऐसी स्थिति में प्रभाव नहीं पड़ रहा है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वह घटना स्वतंत्र घटना है। अभी हमने PE निकाला, PE अपॉन F निकाला, इसी प्रकार आप PF और PF अपॉन E निकाल के भी चेक कर सकते हैं, वह भी दोनों मान आपके समान आएंगे। तो ये घटना है स्वतंत्र घटना है कहलाएगी, यानी स्वतंत्र घटना किसे कहते हैं? जब एक घटना के घटित होने का दूसरी घटना की प्रायिकता पर कोई प्रभाव न पड़े तब वह घटना स्वतंत्र घटना कहलाती है। बच्चों, जब स्वतंत्र घटना का कॉन्सेप्ट आया तो सहज मन में स्टूडेंट को यह आ जाता है कि परस्पर अपवर्जी घटना है, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था, और यह स्वतंत्र घटना। बच्चे समझने लगते हैं कि ये दोनों एक जैसी समान अर्थ में है, जबकि यह गलत है। परस्पर अपवर्जी घटना किसे कहते हैं? ऐसी घटना है जिसमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ न हो, वह उभयनिष्ठ न हो वे घटना है परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहलाएगी। और स्वतंत्र घटना वह वे घटना है जब एक घटना के घटने से का दूसरी घटना की प्रायिकता पर कोई प्रभाव न पड़ता हो तो वह स्वतंत्र घटनाएं कहलाती है। इसका तात्पर्य है स्वतंत्र घटनाओं को परिभाषित करते समय हमने घटनाओं की प्रायिकता पर विचार किया और परस्पर अपवर्जी घटनाओं को परिभाषित करते समय हमने घटनाओं पर विचार किया है। यह अंतर है। स्वतंत्र घटनाओं में एलिमेंट्स कॉमन हो सकते हैं, परंतु परस्पर अपवर्जी घटनाओं में एलिमेंट्स कॉमन नहीं हो सकते। अब जब हमने प्रायिकता का गुणा नियम अभी पढ़ा, प्रायिकता का गुणा नियम जब पढ़ा तो वो गुणा नियम यह था, प्रायिकता का गुणा नियम, दो घटनाओं के प्रायिकता का गुणा नियम, दो घटनाओं के एक साथ घटित होने की प्रायिकता या साथ साथ घटित होने की प्रायिकता P इंटरसेक्शन या फिजिकल PE इंटू P F अपॉन E इज इक्वल टू P F इंटू P E अपॉन E। यहां भी हमने पढ़ा और अभी हमने एग्जाम्पल देखा है कि जब घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं हैं तब PE का मान किसके बराबर होता है? PE अपॉन F के बराबर होता है। और इसी प्रकार हम यह देख सकते हैं कि PF का मान PF अपॉन E के बराबर है। तो इसका मतलब यह रिजल्ट आप मस्तिष्क में रख सकते हैं बच्चों, यदि घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं हो, यदि घटनाएं स्वतंत्र हो तो क्या होगा? स्वतंत्र हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन F होता है और प्रोबेबिलिटी ऑफ F इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ F अपॉन E होता है। तब आइए प्रायिकता का गुणा नियम स्वतंत्र घटनाओं के लिए क्या हो जाएगा? प्रायिकता का गुणा नियम अब क्या बन जाएगा हमारे पास में? प्रोबेबिलिटी ऑफ स्वतंत्र घटनाओं के स्वतंत्र घटनाओं के लिए प्रायिकता का गुणा नियम क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इनटू अब प्रोबेबिलिटी ऑफ F अपॉन E, चूंकि घटना स्वतंत्र है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F अपॉन E का प्रोबेबिलिटी ऑफ F हो जाएगा। यहां देखा प्रोबेबिलिटी ऑफ F इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ F अपॉन E, जस्ट लाइक सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ वैसे का वैसा ही और इसका मान प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन F, प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन F इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ E। यानी आप देख पाए हैं यदि घटनाएं स्वतंत्र है उस स्थिति में आप मस्तिष्क में कंक्लूजन लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन F इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F। बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और यह
भी प्रायिकता का गुणन नियम है यदि घटनाएं स्वतंत्र। बाकी अन्य घटनाओं के लिए हमारे पास में यह नियम प्रायिकता का गुणन नियम कहलाता है, उसी से डिराइव किया गया है यह रिजल्ट छोटा सा। अब देखिए छोटा सा एग्जाम्पल हम सब लेते हैं। एक यदि ई तथा एफ दो घटनाएं हैं, पी का मान दिया है, पी एफ का मान दिया है, पी इंटरसेक्शन एफ दिया है, तब क्या ई तथा एफ स्वतंत्र घटना है? क्या आपको शो करना है कि क्या ई और एफ स्वतंत्र घटना है? अभी हमने प्रायिकता का गुणन नियम स्वतंत्र घटनाओं के लिए पढ़ चुके हैं। प्रायिकता का गुणन नियम अभी हमने पढ़ा, यह होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब इस क्वेश्चन में पूछा है हमको कि क्या दोनों घटनाएं स्वतंत्र है, तो हमको बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ सबसे पहले उस क्वेश्चन के लिए क्या दिया है आपके पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मान 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का मान 3/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का मान दिया है हमारे पास में 1.5। हम देख पा रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का मान क्या होगा बताइए? 3/5 इनटू 3/10 मींस 9/50। 9/50 बताइए क्या ये दोनों संख्या समान है? नहीं, पी इंटरसेक्शन एफ नॉट इक्वल टू पी ई इंटू। यदि घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं होती ये दोनों मान हमारे पास में समान प्राप्त होते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन के अंतर्गत में कह सकते हैं ई तथा एफ स्वतंत्र घटनाएं नहीं। बच्चों आज हमने 12th का जो कॉन्सेप्ट था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी स्वप्रतिबंध प्रायिकता, और उसका दूसरा कॉन्सेप्ट था स्वतंत्र घटना। स्वप्रतिबंध प्रायिकता और स्वतंत्र घटना यानी जब एक घटना के घटित होने का दूसरी घटना की प्रायिकता पर प्रभाव पड़ रहा है तो ऐसी स्थिति में उस घटना की प्रायिकता को हम स्वप्रतिबंध प्रायिकता कहते हैं, और यदि प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो ऐसी स्थिति में वे घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं कहलाती है। इस प्रकार आप बड़े आसानी से इसके जो आपके पास जो भी हेल्प बुक होगी न्यूक्लियस आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस प्रतिबंधी प्रायिकता में आप सिर्फ इस बात का ध्यान रखना कि जब किसी घटना की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है तो उसका जो नंबर ऑफ केस है वह काम नहीं आता। उस प्रश्न में दो चीज है कि एक तो ई इंटरसेक्शन एफ और दूसरा है एफ। जो घटना घट चुकी है वह और ई इंटरसेक्शन एफ जो सूत्र हमने अभी देखा था उस सूत्र के आधार पे आप प्रतिबंधित प्रायिकता के न्यूमेरिकल्स को आप लोग प्रैक्टिस करेंगे।